हेलो दोस्तों। देखिए आज हम संविधान के अंदर विधायिका पढ़ेंगे और मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूँगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आपको सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। आपको अगर इसमें थोड़ा बहुत भी अगर नया सीखने को कुछ मिले तो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराता हूँ क्योंकि मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे आप घटना चक्कर लिया ना, ठीक है, या फिर कोई जब भी प्रीवियस पेपर की आई हुई बुक है उसको लिया ना और आप खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो आप खुद देखना कि आप 90% से ऊपर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है, जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है उसमें से, ठीक है। आप चाहे तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। अब देखिए दोस्तों, अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपनी विधायिका पे चलते हैं, ठीक है। देखिए भारत के अंदर क्या है, संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। क्या अपनाई गई है? संघीय व्यवस्था। और ये किस देश के संविधान से अपनाई गई है? भारत के अंदर कनाडा के संविधान से। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूज कैसे होते हैं, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कैसे करेगा। जैसे आपको मान लीजिए संसदीय व्यवस्था दे दी जाए, ठीक है, ऑप्शन में, और ऐसे पूछा जाए कि कनाडा के संविधान से कौन सा अपनाया गया है, ठीक है, संघीय व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था। अब देखिए संसदीय व्यवस्था की बात करूं तो ये कहाँ से अपनाई गई है? ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। जबकि संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से। और संसद का जो निर्माण होगा या गठन होगा वो किससे मिलकर होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। जबकि संघीय व्यवस्था, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि भारत में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों पर सरकार का गठन किया गया है। जैसे राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार होती है भारत के अंदर। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। तो विधायिका भी दोनों के पास अलग अलग होगी, क्योंकि राज्य स्तर पर कानून बन रहा है तो राज्य विधायिका बनाएगी, और जो केंद्र स्तर पर होगी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? केंद्र विधायिका बनाएगी, ठीक है। और विधायिका का कार्य क्या होता है? कोई भी कानून या विधेयक या कोई बिल बनाना है, ठीक है, वो विधायिका ही बनाएगी। अब देखिए दोस्तों, विधायिका मैंने दो स्तर पर बताया है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर संघीय विधायिका बोलेंगे और राज्य स्तर पर होगी उसे राज्य विधायिका बोलेंगे। अब देखिए जो संघीय विधायिका है उसमें कौन बनाएगा कानून? संसद। अब संसद के 3 अंग मिलकर बनाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपको पता होगा कि जब भी कोई कानून बनता है कौन बनाता है? संसद। और संसद के 3 अंग मिलकर बनाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल या प्रस्ताव पारित हो जाता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है तब वो कानून या प्रस्ताव पारित हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग कैसे कराता है वो देखिए। आपको ऐसे देगा जैसे संसद का गठन किससे मिलकर होता है। आपको एक ऑप्शन कैसे देगा? भारत के संसद का गठन लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है संसद का गठन। एक ऑप्शन आपको क्या देगा? लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का गठन होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे संसद का गठन तीनों से मिलकर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस किस से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। और आपको यहाँ पे अब देखिए कंपैरिजन करके भी पढ़ा करो, ठीक है। जैसे मैंने आर्टिकल पहले पढ़ा दिया, अगर आप संविधान की जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया उस चैप्टर को पढ़े होंगे आपको याद होंगे मैंने संसद को किस आर्टिकल में बताया था? 79 के अंदर, ठीक है। और राष्ट्रपति को मैंने किस आर्टिकल के अंदर बताया था? 52 के अंदर। दोस्तों मैंने राष्ट्रपति को भी काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है, इसके 2 पार्ट थे, अगर आप नहीं पढ़े तो जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए राज्यसभा किस आर्टिकल में आएगी? 80 आर्टिकल में। लोकसभा 81 आर्टिकल में आती है। लोकसभा और राज्यसभा की मैं काफ़ी डिटेल से इसका अलग चैप्टर लेके आऊँगा दोनों का, आप उसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ना और, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अपन राज्य विधायिका पे चलते हैं, ठीक है। किस पे? राज्य विधायिका पे। राज्य विधायिका राज्य सरकार के पास होती है, ये राज्य के अंडर आती है। अब देखिए राज्य विधायिका में विधानमंडल इसका जो भी विधेयक या प्रस्ताव होता है उसको पास करती है और कानून बनाती है। अब देखिए यहाँ पर भी 3 अंग से मिलकर बनती है, ठीक है। देखिए राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल की बात करूँ मैं
तो ये कैसे होता है? राष्ट्रपति के समान। जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? कोई भी जैसे कोई बिल संसद में पारित हो जाता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर करते ही वो कानून बन जाता है। वैसे ही राज्य में भी ऐसा होता है। विधान परिषद और विधानसभा में पारित कोई भी कानून हो जाता है, ठीक है, वो राज्यपाल के पास आता है और राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करते ही वो पारित हो जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्थिति समान होती है, ठीक है। अब देखिए, विधानसभा की बात करूं मैं, तो विधानसभा प्रत्येक राज्य में अनिवार्य रूप से है। ये सभी राज्यों में विधानसभा होगी। जबकि विधान परिषद की मैं बात करूं तो ये सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे विधान परिषद की बात करूं, इसको कैसे बनाते हैं और कैसे हटाते हैं। अगर मान लीजिए विधान परिषद किसी राज्य को बनाना है या फिर उसे हटाना है, ठीक है, तो सबसे पहले वो विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाएगा, ठीक है। जिस राज्य के अंदर, जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ राजस्थान है, ठीक है, अब राजस्थान को विधान परिषद बनाना है, मान लीजिए, ठीक है, उसको विधान परिषद बनाना है, तो सबसे पहले वो राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अंदर एक विधान परिषद का एक प्रस्ताव लाएगा, ठीक है। जब विधानसभा उसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे, ठीक है, उसके बाद में वो संसद के अंदर जाएगा, ठीक है, संसद के अंदर जाएगा। अगर मान लीजिए संसद भी उसे पारित कर देती है तो राजस्थान विधान परिषद बना लेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और मान लीजिए उसे हटाना है और पहले से है उसके पास, तो वो कैसे हटाएगा? सबसे पहले आप हटाने का प्रस्ताव लाएगा विधानसभा के अंदर और वो पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, वो संसद में जाता है और संसद भी उसे पारित कर देती है, तो वो हटा देती है, ठीक है, विधानसभा। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ राज्यसभा से संबंधित जो टॉपिक है उसको लिया है, उसके बाद मैंने लोकसभा से लिया। आप उसको देखिए, राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो कहाँ से आते हैं? दोस्तों, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो आपको पता होगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि उसमें जनता सीधे चुनाव नहीं करती है, ठीक है। अब जनता किसका चुनाव करती है? विधानसभा के सदस्य का तो चुनाव करती है और विधानसभा में सदस्य भेजती है चुनकर, ठीक है। अब जो विधानसभा के सदस्य हैं उसमें से कुछ सदस्य राज्यसभा में आते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो कहाँ से आएंगे? राज्य की विधानसभा से, ठीक है, राज्य की विधानसभा के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे राज्यसभा के अंदर, ठीक है, कितने सीटें किस राज्य की होगी राज्यसभा में, तो ये कैसे, किस आधार पर किया गया है? 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर सीटों का आवरण किया गया है। कब की? 1971 की। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आपको यहाँ पे एग्जाम में कैसे फंसाता है, यहाँ पे भी देखिए, आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा राज्यसभा में जो सीटें आती हैं वो किस आधार पर आती हैं, किस आधार पर आएगी? जैसे आपको देगा राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर आएगी, राज्य की जनसंख्या के आधार पर आएगी, राज्य के घनत्व के आधार पर आएगी। तो आपको क्या याद रखना है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर आएगी। जैसे जिस राज्य के पास जितनी जनसंख्या होगी उसकी सीटें उसी के आधार पर रखी गई है, ठीक है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यूपी से आती है। यूपी से कितनी आती है? 31 सीट। और ये कब किया गया था ऐसा सीटों का आवरण? 1971 की जो जनगणना थी उसी टाइम पे किया गया था। अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये आंकड़ा चेंज हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? मैक्सिमम 250 सीट हो सकती है। जबकि वर्तमान की बात करें तो कितनी है? 245। ये आपको ध्यान रखना है, कितनी है? 245। उसके बाद में देखिए, राज्यसभा को अपन किस नाम से जानते हैं? उच्च सदन, ठीक है। राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में भी इसे जानते हैं और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। जैसे अपन बात करें प्रत्यक्ष की, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अपन सरपंच का चुनाव आम नागरिक करते हैं, ठीक है, जिसकी एज 18 वर्ष हो चुकी है। लोकसभा का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से किसके होते हैं? राष्ट्रपति के, राज्यसभा के। उसमें आम जनता भाग नहीं लेती है, क्योंकि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है वो इसमें भाग लेंगे, जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में, तो ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। जिसमें जनता भाग लेती है वो प्रत्यक्ष हो जाता है।
उसके बाद में देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। स्थायी सदन क्या होता है? जिसमें कभी भंग नहीं किया जा सकता बीच में कार्यकाल के दौरान, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अपन लोकसभा पढ़ेंगे। दोस्तों मैं राज्यसभा का जब चैप्टर लेके आऊँगा उसके अंदर मैं राज्यसभा को डिटेल से पढ़ाऊँगा। अभी हम विधायिका के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लोकसभा, लोकसभा को अपन निम्न सदन के रूप में बोलते हैं या जानते हैं। जबकि राज्यसभा को मैंने क्या बताया था? उच्च सदन। अधिकतम इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। जबकि मैंने राज्यसभा के अंदर कितने बताए थे? 250 मैक्सिमम। जबकि मैं लोकसभा की वर्तमान की बात करूं तो यहाँ पे कितने हैं? 543। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि 545 है। 545 इसलिए अब नहीं है, ठीक है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 545 कर लीजिए। 545 इसलिए नहीं है क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उसको अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। कब किया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। 25 जनवरी 25 जनवरी 25 जनवरी 2020, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है। देखिए दोस्तों एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए जो एंग्लो इंडियन सदस्य होगा उसका पूर्वज कोई पिता अगर यूरोपीय यूरोपीय है और माता इंडियन है तो वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा, ठीक है। पिता तो यूरोपीय हो लेकिन भारतीय उसकी माता है, वो एंग्लो इंडियन में आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसे अब समाप्त कर दिया गया है। पहले 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, जबकि विधानसभा के अंदर एक सदस्य मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, और ये दोनों ही समाप्त कर दिया गया है 2020 में, ठीक है। उसके बाद में देखिए लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये आपको पता होगा क्योंकि इसमें खुद स्वयं जनता इसमें भाग लेती है, ठीक है। लोकसभा के अंदर चुनकर सदस्य भेजती है। उसके बाद में देखिए लोकसभा को जनता का सदन और लोकप्रिय सदन के रूप में भी जानते हैं। इसे जनता का सदन, ठीक है, क्योंकि इसमें जनता भाग लेती है चुनाव के अंदर, और इसे लोकप्रिय सदन के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब, लोकसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। दोस्तों लोकसभा का विघटन होता है, ये आपको ध्यान होगा किस आर्टिकल के तहत होता है? 85 के तहत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर लोकसभा का विघटन करना है तो कैसे करेंगे? इसमें जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को कहने पर विघटन कर दिया जाता है आर्टिकल 85 के तहत, ठीक है। उसके बाद में देखिए अधिकतम शक्तिशाली के रूप में भी लोकसभा को जानते हैं। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, लोकसभा को सबसे शक्तिशाली के रूप में जानते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या पढ़ाया है? केंद्रीय स्तर पर संघीय विधायिका। अब अपन राज्य विधायिका पे चलेंगे इसके बाद में। अब राज्य विधायिका के अंदर विधानमंडल पढ़ेंगे। देखिए विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल में कौन कौन आते हैं? राज्यपाल आएगा एक, तो विधानसभा आती है और विधान परिषद आते हैं। तीनों मिलकर ही कानून बनाते हैं, ये आपको मैंने बताया अभी। अब देखिए जब विधान परिषद और विधानसभा से जो कोई कानून या प्रस्ताव पारित हो जाता है राज्यपाल के पास जाता है, और राज्यपाल उसे सिग्नेचर करते ही और राज्य सरकार के अंदर कानून बन जाता है। अब देखिए अपन यहाँ पे विधानसभा देखते हैं, ठीक है। राज्यपाल यहाँ पे अपन आज नहीं पढ़ेंगे, राज्यपाल का अलग से टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। विधानसभा एक राज्य में अनिवार्य रूप से होती है, ये सभी राज्य में है, ठीक है। और ये लोकप्रिय सदन के रूप में इसे जानते हैं। किस रूप में? लोकप्रिय सदन के रूप में। आप यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा को कंपेरिजन करके पढ़ सकते हैं क्योंकि दोनों में समानता काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इसमें जनता भाग लेती है चुनाव के अंदर, जबकि लोकसभा के अंदर भी चुनाव में भाग लेती है। और देखिए अगला टॉपिक क्या है? राज्य का शक्तिशाली सदन, जबकि लोकसभा भी क्या था? शक्तिशाली सदन था। अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 500, जबकि मिनिमम कितनी हो सकती है? कम से कम न्यूनतम 60। देखिए दोस्तों आप सोच रहे होंगे कई राज्य में 60 से भी कम है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि सीटों का आवरण किस आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। अब मान लीजिए जिस राज्य में सीटें वो सॉरी जनसंख्या कम है तो उसमें सीटें भी कम होगी।
जैसे आप अगर देखे जाए तो गोवा के अंदर देख लीजिए, अब गोवा के अंदर जनसंख्या कम है तो वहाँ पे 60 से कम सीट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधानसभा है। दोस्तों दो मात्र केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो दिल्ली और पुदुचेरी, इसमें भी विधानसभा है। उसके बाद में देखिए एक अस्थायी सदन है। मैंने पहले बताया था कि विधानसभा और लोकसभा दोनों में काफ़ी समानता मिलती है, तो ये भी असमान है, ठीक है, जबकि लोकसभा भी अस्थायी थी, ठीक है, सॉरी दोस्तों अस्थायी है ये, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए अपन अब विधान किस पे चलते हैं, विधान परिषद पे। अब देखिए विधान परिषद में क्या है, ये सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से नहीं है, और ये वर्तमान में है भी नहीं सभी राज्यों में, ठीक है, ये राज्य पर डिपेंड है, वो इसे चाहे तो रख भी सकता है, चाहे तो नहीं भी रख सकता है। अब देखिए इसकी सीट कितनी हो सकती है, अगर किसी राज्य में अगर मान लीजिए विधान परिषद है भी, तो जिस राज्य में अगर विधान परिषद है तो उस राज्य की जो विधानसभा की सीटें हैं उसकी 1/3, ठीक है, 1/3 सीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ 1/3 तक हो सकती है, लेकिन 1/3 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने विधान परिषद का गठन के बारे में बता दिया कि विधान परिषद इसका गठन करना है या फिर इसकी समाप्ति करना तो कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाएगा विधान परिषद का, अगर गठन करना है तो गठन का लाएगा और हटाना है तो हटाने का लाएगा, और इसे विधानसभा के अंदर 2/3 बहुमत से पारित करता है, और पारित करने के बाद में वो संसद में जाता है और संसद उसे पारित कर देती है, तो हटाने का तो हटा देता है, और गठन उसका निर्माण करना है, ठीक है, विधान परिषद का, तो वो उसका निर्माण कर लेती है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जब हमारा 84वां संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था, पहले तो आपको ये ध्यान रखना 2001 के अंदर हुआ था, ठीक है, 2001 के अंदर हुआ था, और इसमें क्या हुआ था कि 2026 तक, कब, 2026 तक लोकसभा और जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ठीक है, क्या नहीं की जाएगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी उसकी सीटों में, किसकी, लोकसभा और विधानसभा, ये आपको ध्यान रखना है। और कब तक, 2026 तक, 2026 के बाद में इसमें बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों आपको ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करें, और जो मैंने बताया है आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के देखिए, और इस वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो इसको एक बार और देखिए, ठीक है। दोस्तों मैं ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं लेके आता हूँ जो आपको बोरिंग लगे, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, उसमें आपका रिवीजन भी होगा और पता भी चलेगा कि आपने कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।